अकबर एक बार बीरबल के साथ हवाखोरी के लिए निकले। उन दिनों अकबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। अपनी सल्तनत में अपनी स्वीकृति के लिए भी अकबर ने लगातार कार्य किया था, जिससे हर तरफ उनकी सराहना हो रही थी। रियाया में अपनी तारीफ होने की बातें सुनकर अकबर के मन में अभिमान होने लगा था कि वह सबसे बड़े हैं। हवाखोरी करते करते अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने इस प्रश्न से यह समझ लिया कि अकबर इस समय अपनी सफलता के मद में चूर है और इस प्रश्न के उत्तर में उसके मुंह से सुनना चाहते हैं जहांपना। आप मगर यह जानते बूझते भी बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अकबर ने जब दोबारा वही सवाल किया तब उनकी ओर देखते हुए बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार में सबसे बड़ा हम किसी भी नन्हे बच्चे को कह सकते हैं जिसके सभी दांत बाहर नहीं आए हों और जो बोलना सीख रहा हो। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को निराशा हुई। खीज से भरकर अकबर ने पूछा, तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो बीरबल? अवश्य कर सकता हूँ जहांपना, यदि आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दें, बीरबल ने उत्तर दिया। जितनी चाहो मोहलत ले लो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम बच्चे को बड़ा प्रमाणित नहीं करोगे तब तक तुम्हें दरबार में हाजिरी लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती। अकबर ने तल्ख होते हुए कहा। जो आज्ञा, बीरबल ने कहा और चुप हो गया। वह समझ चुका था कि अकबर को उसकी बात जरूरत से ज्यादा बुरी लगी है। थोड़ी देर बाद ही अकबर हवाखोरी से लौट आए और लंबे लंबे डग भरते हुए राजमहल की ओर बढ़ गए। बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह ने ऐसा करके अपने गुस्से का इजहार किया है। वह वहां से सीधे अपने घर लौटा और बैठकर कुछ विचार करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पड़ोस में जो रफीक नाम का आदमी रहता है, उसकी बेटी अपने 1.25 साल के बच्चे के साथ इन दिनों आई हुई है। कुछ विचारते हुए बीरबल रफीक के घर पहुंच गया। बीरबल ने रफीक से कहा, भाई मेरे, मैं तुम्हारे नवासे के साथ खेलना चाहता हूं। जब से मैंने उसके यहाँ आने की खबर सुनी है, तभी से उससे मिलने को बेचैन हूं। बीरबल के इस तरह के मनुहार से रफीक को आंतरिक प्रसन्नता हुई। वह बच्चे को ले आया और बीरबल को थमाते हुए कहा, जब तक मर्जी तब तक खेलिए इस बच्चे के साथ। मेरा नवासा है तो क्या आपका नवासा न हुआ? उसने बच्चे को बीरबल की गोद में थमा दिया। बीरबल थोड़ी देर तक बच्चे के साथ खेलता रहा। फिर उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने बच्चा रफीक के हाथों में सौंपते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर रफीक की दाढ़ी सहलाने लगा। रफीक को बीरबल का ऐसा करना बड़ा अजीब लगा, मगर बात चूंकि बीरबल की थी इसलिए कुछ बोला नहीं। बीरबल ने स्वयं अपनी इस हरकत की पर्दादारी के लिए रफीक से कहा, कुछ सोचो मत भाई रफीक, मैं तो यह देख रहा हूं कि तुम्हारी दाढ़ी छूना तुम्हारे नवासे को कितना मजा दे रहा है। हमारे यहाँ मानते हैं कि नाती जब नाना की दाढ़ी से खेले तो समझो कि नाती अपने नन्हर के बारे में ऊंचे ख्याल रखता है। बीरबल की बातें सुनकर रफीक बहुत खुश हुआ और खुद अपने नवासे के हाथ में अपनी दाढ़ी थमाने की कोशिश करने लगा। अब बीरबल रोज अपने पड़ोसी के घर जाता। कभी वह उस बच्चे के लिए कपड़े ले जाता तो कभी खिलौने। रोज वह बच्चे के हाथ में रफीक की दाढ़ी थमाकर उन्हें खींचने के लिए प्रेरित करता। रफीक को यह सब अच्छा लगने लगा था। इस तरह 10-15 दिन बीत गए। बच्चा अब संकेत मात्र से दाढ़ी के बालों को खींचना शुरू कर देता था। बच्चे को अपने ढंग से प्रशिक्षित कर लेने के बाद एक दिन बीरबल उस बच्चे के लिए राजसी पोशाक लेकर आया, जिसमें सोने चांदी के सलमा सितारों से कशीदाकारी की गई थी। बीरबल ने जब वह लिबास रफीक को यह कहते हुए दिया कि इसे वह उस बच्चे के लिए लाया है, तब रफीक को सहजता में विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कीमती उपहार भी कोई उस बच्चे को लाकर दे सकता है, वह भी महज पड़ोसी होने के नाते।
मगर बीरबल ने जिद करके वह पोशाक उसी वक्त बच्चे को पहनवाई और उसे देखकर तारीफ करने लगा। इस बच्चे को तो बादशाह के घर में होना चाहिए था। देखना, एक दिन यह बच्चा इतना हुनरमंद हो जाएगा कि बादशाहत भी इसके कदम चूमेगी। बीरबल के मुंह से ये बातें सुनकर रफीक मुग्ध हो गया और बीरबल के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितना प्यार करता है यह मेरे नवासे से, उसने मन ही मन सोचा। तभी बीरबल ने कहा, रफीक, इन कपड़ों में इस बच्चे को देखकर मेरी तबीयत हो रही है कि मैं इसे बादशाह से मिला लाऊं। बादशाह भी देखें कि गरीबों के घरों में भी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिन्हें देखकर बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा लें। मैंने पहले भी कहा है कि नवासा आपका है, आप इसे जिससे चाहें मिला लाएं। मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जरा इस बच्चे को मैं इसकी अम्मी से मिला लाऊं। वह भी तो देखे कि इसके नए नाना ने इसके लिए कितना शानदार लिबास बनवाया है। ऐसा रेशमी लिबास तो यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता, ऊपर से सोने चांदी के तारों का यह शानदार काम, क्या नक्काशी है, वह देखेगी तो झूम उठेगी, रफीक ने कहा और बच्चे को लेकर वह अपने घर के भीतर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह निकला तब बीरबल ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, लाओ रफीक भाई, मैं अपने नवासे को बादशाह से मिलाकर लाऊं, और बच्चे को लेकर बीरबल वहां से चला गया। रफीक उन्हें मुग्ध नजरों से जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वे दोनों उसकी नजरों से ओझल न हो गए। दरबार का समय समाप्त हो चुका था। बीरबल ने अनुमान लगा लिया कि अकबर अब राजमहल में जा चुके होंगे, इसलिए वह रफीक के घर से उस बच्चे को गोद में लेकर सीधे राजमहल पहुंचा। महल के रक्षक उसे पहचानते थे, इसलिए महल में प्रवेश मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। महल में प्रवेश के बाद उसने बादशाह अकबर के पास संदेश भिजवाया कि वह अभी इसी वक्त बादशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर को जैसे ही बीरबल के आने की सूचना मिली, उन्होंने उसी क्षण उसे अपने कक्ष में ही बुलवा लिया। बीरबल की गोद में एक खूबसूरत बच्चे को देखकर अकबर ने पूछा, यह कौन है तुम्हारी गोद में, इतना प्यारा बच्चा। बीरबल ने बच्चे को अपनी गोद से उतारकर सहज भाव से अकबर की गोद में दे दिया, फिर कहा, यह अबोध बच्चा तो हर उस आदमी का है जो इसे प्यार दे सके, अभी तो आपका है। बीरबल के जवाब से अकबर को खुशी हुई। तभी बीरबल ने बच्चे को कुछ इशारा किया। संकेत मात्र से बच्चे की गतिविधि बदल गई और वह अकबर की दाढ़ी से खेलने लगा, फिर वह अकबर की दाढ़ी खींचने लगा। पहले तो अकबर ने बच्चे की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चा दाढ़ी छुड़ाने पर रोने लगा। तब अकबर ने कहा, अरे प्यारे बच्चे, खेलो मेरी दाढ़ी से मगर रो मत, और उन्होंने बच्चे के हाथ में अपनी दाढ़ी दे दी। बीरबल को मानो इसी समय का इंतजार था। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने एक बार आपसे कहा था न कि बच्चा सबसे बड़ा होता है। तब आपने कहा था प्रमाण अपनी बात कहूं। अब आप स्वयं यह प्रमाण देखें। इस बच्चे को छोड़कर आपकी दाढ़ी का एक बाल भी छूने की हिम्मत और किसी में है? अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, हाँ बीरबल, मुझे तुम्हारा प्रमाण पसंद आया। बीरबल ने उसी समय बच्चे को कुछ इशारा किया और बच्चा अकबर की दाढ़ी छोड़कर बिल्कुल शांत होकर गोद में बैठ गया। अकबर ने उस बच्चे को सहलाते हुए कहा, सचमुच बहुत प्यार बच्चा है, मुझसे बड़ा भी। फिर ढेरों उपहार देकर उस बच्चे को अकबर ने बीरबल के साथ भेज दिया। जब बीरबल ने रफीक को वह बच्चा थमाया तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि बादशाह ने उसके नवासे को ढेरों उपहार दिए हैं। बीरबल इस बात पर प्रसन्न था कि इस बच्चे के सहयोग से उसने वह कार्य कर दिखाया जो आसान न था। एक बार अकबर किसी बात पर प्रसन्न होकर बीरबल को एक जागीर देने की पेशकश कर दी।
मगर बीरबल ने बादशाह अकबर की दरियादिली का लाभ नहीं उठाया। उसने अकबर से कहा कि उसने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है कि उसे कोई जागीर बख्शी जाए। बादशाह यदि उन्हें कुछ देना ही चाहें तो एक वचन दें कि अगर उससे कोई खता हो जाए जिसके लिए दंड देना बादशाह जरूरी समझें तो ऐसे आदमी को पंच बनाकर सजा मुकर्रर की जाए जिसे पंच के रूप में स्वयं उसने यानी बीरबल ने चुना हो। अकबर प्रसन्न थे, इसलिए बिना अधिक विचारे बीरबल को ऐसा करने का वचन दे दिया। एक बार बीरबल से कोई ऐसी खता हो गई जिसको लेकर अकबर बहुत खफा हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे जो खता हुई है वह काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सजा भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। कल दरबार में तुम्हारा कसूर बताया जाएगा। काजी जो सजा मुकर्रर कर दे तुम्हें वह सजा दी जाएगी। इतना कहने के बाद अकबर जब थोड़ा शांत हुए तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने खता की है, कबूल करता हूं, और मैं सजा का भागी हूं, कबूल करता हूं। लेकिन मैं यह कभी कबूल नहीं करूंगा कि मुझे दंड सुनाने के लिए काजी का सहारा लिया जाए। बादशाह सलामत को शायद याद नहीं कि हुजूर ने मुझसे वादा कर रखा है कि जब कभी भी मुझसे कोई कसूर होगा तो मुझे मेरी पसंद के पंचों से सजा दिलाई जाएगी। अकबर को वह प्रसंग याद हो आया जब बीरबल ने जागीर ठुकराकर उनसे यह वादा कराया था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपने लिए पंच तय कर लो, लेकिन याद रखना तुम्हारी खता ऐसी है जिसे कोई भी पंच माफ नहीं करेगा। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुनवाई के लिए पंचों की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब वह लौटा तो उसके साथ बेहद गरीब तबके के 5 मोची थे। बीरबल ने अकबर से गुजारिश की कि उसकी खता के लिए ये 5 मोची जो भी सजा देंगे उसे मान्य होगा। मोचियों का चेहरा और उनकी फटेहाली देखकर अकबर चकित रह गए कि आखिर बीरबल ने इन जूते मरम्मत करने वालों में ऐसा क्या देखा जो इन्हें अपना न्यायकर्ता बनाकर ले आया। मगर वे वचनबद्ध थे, इसलिए कुछ कहा नहीं। 5 मोचियों को स्नान कराकर उन्हें अच्छे वस्त्र दिए गए, जिन्हें पहनने के बाद भी उनके चेहरों पर दयनीयता का भाव बना रहा। दरअसल गरीब आदमी अमीरी के लिबास में खुद को और बेचारा और अकिंचन समझने लगता है। इन मोचियों की मनोदशा भी वैसी ही थी। फिर अकबर ने उन्हें भोजन करा देने के बाद बीरबल की खता सुनाई और कहा कि वे रात भर विचार करने के बाद कल सुबह बीरबल को सजा सुना दें। ये 5 मोची बादशाह द्वारा बताए गए काम को सुनकर घबरा गए। भला दिन भर जूते गांठकर मुश्किल से पेट भरने वाले मोची बादशाह और दीवान को सजा सुनाएंगे। उन्हें बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को उसी समय वहां से भेज दिया, इस हुक्म के साथ कि वह सुबह आकर सजा सुन ले। अब 5 मोची विचार करने के लिए बाध्य हुए। 5 में तर्क वितर्क होने लगा। एक ने कहा, खता तो हुई है, मगर सजा देते समय हमें मानवीय दृष्टि से काम लेना होगा। बात बादशाह और दीवान की है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हमारी मदद करे। दूसरे मोची ने कहा, इस खता के लिए 5 अशर्फियों की सजा दी जा सकती है। तीसरा चौका, अरे अरे, 5 अशर्फिया कभी देखी भी हैं तुमने एक साथ 5 अशर्फिया? 5 अशर्फिया कम होती हैं क्या? साल भर खटने के बाद कभी एक अशर्फी भी तुमने बचाई है क्या? बड़ा आया न्याय करने। अरे सजा ऐसी दो जिस पर आदमी अमल भी कर सके। चौथे मोची ने कहा, हाँ भाई, बात ठीक ही कहते हो, 5 अशर्फी तो बहुत होती हैं। ऐसा करो, 5 आने नकद और 5 सेर अनाज का दंड सुना दो। इतना भी तो हम साल भर में नहीं बचा पाते। इतना चुकाने में ही बीरबल के पसीने छूट जाएंगे।
बीरबल के अपराध की सजा तय हो गई। दूसरे दिन सवेरे जब पांचों मोची बीरबल के विरुद्ध सजा सुनाने के लिए तैयार होकर निर्दिष्ट स्थान पर आए तो पाया कि बादशाह अकबर और दीवान बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। अकबर में उत्सुकता थी कि देखें ये गरीब मोची क्या सजा सुनाते हैं। मोचियों में से एक ने बादशाह से कहा, जहांपना, हमने आपस में पूरी घटना पर विचार किया और पाया कि बीरबल से अपराध हुआ है। पहले तो हमने 5 अशर्फियों का दंड उन पर लगाए जाने की सोची, लेकिन फिर विचार हुआ कि साल भर कमाने के बाद जिस मुल्क में एक आना भी मुश्किल से बचता हो, वहां किसी आदमी को 5 अशर्फियों का दंड उसे जिंदा रहते हुए मर जाने का दंड देने के बराबर है। 5 अशर्फिया तो इस मुल्क में जीवन भर एड़िया रगड़कर भी कोई नहीं कमा सकता, तो दंड का भुगतान वह कहां से करेगा। ऐसा सोचने के बाद हमने बीरबल को 5 आने नगद और 5 सेर अनाज का दंड सुनाने का फैसला किया है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने बहुत सोच समझकर इन गरीब मोचियों को अपना पंच बनाया है और इस पंचायत के माध्यम से उनके राज्य में गरीबों की वास्तविक हालत की तस्वीर बिना कुछ कहे उनके सामने रख दी है। अकबर ने उन मोचियों को इस न्याय के लिए 100 अशर्फिया दिलवाईं और बीरबल के अपराध को क्षमा कर दिया। इसके बाद अकबर ने अपने राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं आरंभ की, जिसके कारण लोग उसे गरीब परवर कहने लगे। दिल्ली में ठगी अकबर के जमाने में भी मशहूर थी। एक बार 2 ठगों ने एक सर्राफ को ठगने के लिए अपना जाल बिछाया। दोनों कुछ बहुमूल्य जवाहरात लेकर सर्राफ के पास गए। दोनों ने अपना लिबास अमीर उमरा की तरह पहन रखा था। उनके उठने, बैठने, बोलने में एक खास नफासत थी। उन्हें देखकर लगता था कि वे निश्चय ही किसी कुलीन घराने से आते हैं। सर्राफ उनके हाव भाव से प्रभावित हुआ और अपनी दुकान में उन्हें इज्जत से बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। एक ठग ने जवाहरातों की पोटली खोलते हुए सर्राफ से कहा, अचानक हमें बड़ी रकम की जरूरत आ गई है। घर में इतनी नकदी है नहीं। किसी से हम कर्ज मांगे, यह हमें गवारा नहीं। इसलिए हम ये जवाहरात बेचना चाहते हैं। सर्राफ ने जवाहरात देखे। सभी बहुमूल्य जवाहरात थे। लाखों का माल था। इतनी नकदी सर्राफ के पास भी नहीं थी कि उन जवाहरातों को खरीद सके। लेकिन दोनों ठगों के नफासत भरे अंदाज से प्रभावित सर्राफ उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए सर्राफ ने ठगों से कहा, बंधु, मेरे पास इन बेशकीमती नगीनों को खरीदने लायक धन नहीं है। फिर भी आप चाहें तो मैं आपकी मदद इन जवाहरातों को बिकवा देने में कर सकता हूं। दोनों ठगों में से एक ने कहा, आप हमारी यही मदद कर दें तो बहुत उपकार होगा। भविष्य में हम लोग जेवर जेवरात के लिए आपके पास ही आया करेंगे। सर्राफ बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि एक अच्छे परिवार के साथ उसका व्यापारिक संबंध आरंभ हो रहा है। उसने उन दोनों ठगों से कहा कि वे अपने जवाहरात उसके पास छोड़ जाएं। दूसरे दिन वह उन जवाहरातों को बिकवा देगा। बिकने पर जो पैसे मिलेंगे वे दोनों शाम को आकर ले जाएं। वे दोनों ठग सर्राफ के प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन दोनों ने सर्राफ को जवाहरात सौंपते हुए कहा, यदि इस बीच हमें नकदी मिल जाए तो हम आकर ये जवाहरात आपसे वापस ले जाएंगे, नहीं तो आप इन्हें बेच दीजिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जवाहरात की वापसी आप हम दोनों के एक साथ आने पर ही कीजिएगा, किसी एक के आने पर नहीं। सर्राफ ने उनकी बात पर हामी भर दी और वे दोनों अपने जवाहरात सर्राफ को सौंपकर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों में से एक आदमी सर्राफ के पास आया। उसने सर्राफ से कहा, बंधु, हम लोगों को आवश्यकतानुसार नकदी मिल गई है। आप हमें जवाहरात वापस कर दें। सर्राफ ने कहा, अच्छा हुआ जो नकदी का बंदोबस्त हो गया।
ऐसे जवाहरात कोई बार बार तो खरीदना नहीं होता। आपके दूसरे साथी आ जाए तब आप अपने जवाहरात ले जाइएगा। उस आदमी ने सहज मुस्कान के साथ सर्राफ से कहा, मेरे दूसरे साथी भी आए हुए हैं। दुकान के बाहर खड़े होकर नकदी गिन रहे हैं। मैं जवाहरात लेने आ गया हूं। समय ठीक नहीं है। हमारे पास नकदी भी बहुत है और बेशकीमती जवाहरात भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि रात गहराने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। आप जवाहरात वापस कर दें। सर्राफ ने दुकान के बाहर झांका तो उस आदमी के साथी को खड़ा होकर नकदी गिनने में व्यस्त पाया। तसल्ली हो जाने के बाद सर्राफ ने उस व्यक्ति को जवाहरात दे दिए। जवाहरात लेकर वह व्यक्ति दुकान से बाहर चला गया। दूसरे दिन सर्राफ ने अपनी दुकान खोली। अन्य दिनों की तरह ही भगवान को धूप आदि दिखलाकर वह अपनी गद्दी पर बैठा ही था कि दूसरा आदमी, जो उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर नकदी गिन रहा था, सर्राफ के पास आया। सर्राफ ने खुश होकर उसकी आवभगत की तथा अपने पास बैठाया। अभिवादन के बाद उस आदमी ने सर्राफ से कहा, सेठ जी, अब हमें जवाहरात नहीं बेचने हैं। आप जवाहरात वापस कर दें। इतना सुनते ही सर्राफ ठगासा रह गया। उसने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई जी, जवाहरात तो आपके साथी कल शाम ढले ही ले गए। मैंने उनसे कहा भी था कि आपके दूसरे साथी आ जाएं तो जवाहरात ले जाना, मगर उसने बताया कि दूसरे साथी भी साथ ही हैं। उस समय आप दुकान के 12 नकदी गिन रहे थे। मैं दुकान से बाहर कब क्या कर रहा था, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस आदमी ने तेवर बदलते हुए कहा, अब आपकी खैरियत इसी में है कि आप मेरे जवाहरात वापस कर दें, अन्यथा मैं बादशाह के दरबार में आपकी शिकायत करूंगा। सर्राफ बेचारा अजीब उलझन का शिकार हो गया। जवाहरात तो उसने इस आदमी के साथी को दे दिए थे। जवाहरात होते तभी तो वह वापस करता। बात उलझती गई। अंत में बात बादशाह अकबर के दरबार में पहुंची। सर्राफ और उस आदमी दोनों की ही बातें सुनकर अकबर ने यह मामला बीरबल को सुलझाने के लिए सौंप दिया। बीरबल ने सर्राफ से पूरी घटना अपने कक्ष में सुनी। फिर उसने जवाहरातों का दावा करने वाले को बुलाकर उसकी बातें सुनी। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी मक्कारी पर उतारू है और सर्राफ को ठगना चाहता है। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि इस मक्कार को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना जरूरी है। उसने उस आदमी से पूछा, सर्राफ से यही गलती हुई न कि इसने जवाहरात बिना तुम्हारी मौजूदगी के तुम्हारे साथी को दे दिए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने इससे कहा था कि जब दोनों साथी आए तब ही जवाहरात वापस करना, उस आदमी ने कहा। बीरबल ने सिपाहियों को कुछ संकेत किया और उस आदमी से कहा, तो फिर तुम अकेले जवाहरातों की वापसी के लिए सर्राफ के पास क्यों गए? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उस आदमी को शायद इस प्रश्न की आशा नहीं थी। वह बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बीरबल के संकेत पर सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कारागार की ओर ले जाने लगे तब बीरबल ने कहा, जब तक तुम्हारा दूसरा साथी नहीं आ जाता है तुम आराम करो। बीरबल के इस न्याय से सर्राफ बहुत प्रसन्न हुआ और हर्षित मन से अपनी दुकान की ओर चला गया। बातें भी खूब चीज हैं जहांपना। कुछ बोलिए तो जन्म लेती है बात। बातें मतलब की हाँ तो सुनने वाला खुश हो जाता है। बातें मतलब की न हुई तो निराश करती हैं। बातों में संदेश निहित हो तो सूचना बन जाती है बातें। बातों में निर्देश निहित हो तो आदेश बन जाती हैं बातें। बातों में गुजारिश हो तो प्रार्थना बन जाती हैं बातें। बातों में प्रशस्ति हो तो स्तुति का जन्म होता है। कितना कहूँ, बातों में तो सारा जहां समाया हुआ है, जहांपना। यहाँ तक कि जिसे आप बकवास कहते हैं
वे भी क्या हैं, आखिर हैं तो वे भी बातें ही। अकबर के दरबार में तकरीर का ऐसा नजारा प्रायः देखने को मिल जाता था। अकबर ऐसे बादशाह थे जिन्हें अक्ल और हुनर वाले लोगों में खास दिलचस्पी थी। उनके दरबार में कलाकारों, फनकारों की बड़ी कद्र थी, इसलिए अकबर का दिल जीतने के लिए और कुछ इनाम पाने की चाह में दरबारी मौका मिलते ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते थे। एक दिन दरबार में बात पर चर्चा शुरू हो गई और एक दरबारी बात पर कुछ लंबा बोल गया। अकबर को उस दरबारी की बातें अच्छी लगीं, फिर भी उसने बीरबल का नजरिया जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं बातों की दो किस्में ही जानता हूँ, एक है सच्ची बात और दूसरी है झूठी बात। अकबर ने बातों में रस लेते हुए पहले वाले दरबारी से पूछा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वह दरबारी बीरबल की बातें सुनकर जल भुन गया और बोला, अब बीरबल यह भी बता दें कि सच और झूठ में कितना अंतर है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल। जितना आंख और कान में है, बीरबल ने हंसते हुए कहा। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूछा, तुमने जो कहा उसका मतलब क्या है, यह बताओ बीरबल। बीरबल ने उसी लय में कहा, जहांपना। आंखों से देखी गई बात सच होती है और कान से सुनी बात झूठ। अकबर को बीरबल की उक्ति पसंद आई और इसके लिए अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। एक बार एक मनचला किसान अपनी बैलगाड़ी से मेरठ से दिल्ली आ रहा था। दिल्ली में उसे कुछ काम था। उसने सोचा था कि दिल्ली में अपना काम निपटाकर वह अपनी बैलगाड़ी में खाद और बीज खरीदकर मेरठ ले आएगा और कुछ बीज और खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करके शेष बीज और खाद बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा। यह किसान अपनी इसी वणिक प्रवृत्ति के कारण पैसे वाला बन गया था और मनचला होने के कारण धनलोलुप स्त्रियों को अपना शिकार बना लेता था। किसान मेरठ से थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि उसे एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ पैदल ही दिल्ली की ओर जाता दिखा। व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। किसान ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसका मन मचल उठा। उसने व्यापारी के पास अपनी बैलगाड़ी रोक दी और बहुत प्रेम से व्यापारी से बोला, कहाँ जा रहे हो शाह जी? व्यापारी ने कहा, दिल्ली के निकट हमारा गांव है बसंतपुर, वहीं जा रहा हूं। किसान को वह व्यापारी थोड़ा बुद्ध किस्म का लगा। उसने फिर व्यापारी से कहा, धूप कड़ी है, तुम चाहो तो अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठा दो। धूप कड़ी न होती तो मैं तुम्हें भी बैलगाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले चलता, मगर तुमको बिठाने से मेरे बैल परेशान हो जाएंगे। व्यापारी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं न सही, पत्नी तो गाड़ी में सफर कर लेगी। दोनों जने थके, यह कहा कि बुद्धिमानी होगी। उसने फिर सोचा, यह किसान जरूर भला आदमी है, वरना आज के जमाने में कौन किसी राहगीर की मदद करता है। व्यापारी ने खुशी खुशी अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठा दिया और किसान अपनी बैलगाड़ी में बैठी व्यापारी की सुंदर पत्नी का मन मोहने के तिकड़म करने लगा। थोड़ी ही देर में किसान को समझ में आ गया कि इस महिला का पति न केवल बुद्ध है बल्कि बेहद कंजूस भी है और उसकी कंजूसी के कारण यह महिला उसके साथ रहना पसंद नहीं करती है। इतना संकेत मिलना था कि मनचले किसान ने बैलों को थोड़ा तेज दौड़ाना शुरू किया और अपनी दरियादिली की कहानी उस महिला को सुनाकर उसे प्रभावित करने में लग गया। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी अंटी से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर महिला को दी और कहा, जरा गिनकर बताओ कितनी हैं। इन पैसों से मुझे अपने खेत के लिए खाद और बीज खरीदने हैं। अकेला आदमी हूं, क्या क्या करूं? चलते समय पैसे गिन नहीं पाया। घर में भी जो धन पड़ा हुआ है उसे भी संभालने वाला कोई नहीं है। सोचता हूं कि तुम जैसी किसी सुंदरी का हाथ थाम लूं, पर कभी कोई मिली नहीं। आज तुम मिली हो तो तुम्हारे पीछे पीछे यह बंदर भी भागा आ रहा है।
अपने पति के लिए बंदर शब्द के प्रयोग से महिला को हंसी आ गई। दरअसल वह अपने पति से बहुत चिढ़ी हुई थी। महिला ने कहा था कि मेरठ से बसंतपुर पैदल जाना आसान नहीं है, चलना है तो वाहन ले लो, मगर कंजूस व्यापारी ने यह कहकर वाहन का प्रस्ताव टाल दिया कि ठीक से चलेंगे तो देर रात तक बसंतपुर पहुंच ही जाएंगे। वाहन में खर्च करने से क्या फायदा, 2 पैसे बचेंगे तो कुछ काम आएंगे। अपने पति के इसी व्यवहार से वह खिन्न थी। महिला की हंसी सुनकर मंचले किसान का हौसला कुछ और बुलंद हो गया। उसने बैलों को कुछ और तेज भगाना शुरू किया और उस महिला पर डोरे डालते हुए कहा, सच कहूँ तो तुम जैसी हसीना मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे सोने चांदी से लाद दूंगा। हाँ, तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिन ली? हाँ, तो बताओ कि कितनी हैं? उस महिला ने कहा, पूरे 250 हैं। इतनी स्वर्ण मुद्राओं के खाद और बीज खरीदोगे? तुम्हारे पास कितना खेत है? मंचले को शेखी बघारने का मौका मिला तो कह गया, कभी मापने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह सब काम तो मेरा मुनीम देखता है। मुझे फुर्सत ही कहाँ रहती है। यदि तुम मेरे साथ चलो तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरे बिखरे वैभव को सहेजने वाला हाथ भी मिल जाएगा। बोलो, क्या कहती हो? औरत कुछ बोली नहीं। इस प्रस्ताव से उसका मन डोल रहा था। अब किसान में महिला के प्रति आसक्ति बढ़ चुकी थी और मन में साहस का संचार होने लगा था। उसने आव देखा न ताव, ताबड़तोड़ 2-4 डंडे बैलों पर चला दिए तर और बैल बेसाख्ता भागने लगे। बैलगाड़ी को इस तरह तेज भागते देखकर महिला का व्यापारी पति दौड़ने लगा और चीख कर कहने लगा, मेरी पत्नी को बैलगाड़ी से उतार दो। मगर किसान ने उसकी आर्तनाद अनसुनी कर दी। उसकी बैलगाड़ी तेज रफ्तार में भागती रही और धीरे धीरे व्यापारी की आंखों से ओझल हो गई। संयोग की बात है कि बीरबल भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसी राह से दिल्ली लौट रहा था। रास्ते में उसे वह व्यापारी रोता बिलखता मिल गया। बीरबल ने उससे रोने का कारण पूछा, तब व्यापारी ने बीरबल से अपनी राम कहानी सुनाई और बीरबल से गुहार लगाई, किसी भी तरह मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दें, उसके बिना मेरा जीना असंभव है। बीरबल ने उस व्यापारी को अपने घोड़े पर बैठा लिया और घोड़ा दौड़ाता हुआ वह दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। मंचले किसान ने व्यापारी को चकमा देने के उद्देश्य से मुख्य मार्ग से बैलगाड़ी हटा ली थी, जिसके कारण बीरबल को वह बैलगाड़ी रास्ते में कहीं भी नहीं दिखी। दिल्ली पहुंचकर बीरबल ने व्यापारी के बयान के आधार पर एक मामला दर्ज करवा दिया और अगवा की गई महिला की बरामदगी का आदेश जारी कर दिया। व्यापारी यह सब देखकर संतुष्ट हो गया कि अब उसकी पत्नी बरामद हो जाएगी और उसे अगवा करने वाले को कानून के अनुसार दंड भी मिलेगा। कुछ ही घंटों के प्रयास में रंगरूटों ने मंचले किसान को महिला व बैलगाड़ी सहित अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गए, जहां बीरबल उस महिला के व्यापारी पति के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रंगरूटों ने मंचले किसान को बीरबल के सम्मुख प्रस्तुत किया, मगर वह किसान यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने किसी की पत्नी को अगवा किया है। उसका कहना था कि वह अपनी पत्नी के साथ मेरठ से दिल्ली कुछ खरीदारी करने के लिए आया है। उसकी पत्नी के पास 250 स्वर्ण मुद्राएं इसी खरीदारी के लिए हैं। यदि उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं हो तो उसकी पत्नी के पास वे स्वर्ण मुद्राएं देखी जा सकती हैं। उस किसान का यह भी कहना था कि वह मेरठ का एक सम्मानित किसान है और उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। ऐसा व्यवहार उसकी पत्नी के कोमल मन पर भी ठेस पहुंचाएगा और उसकी सामाजिक गरिमा भी इससे प्रभावित होगी। जिस समय मंचला किसान अपने पक्ष में बीरबल के सामने दलीलें दे रहा था, उस समय व्यापारी की पत्नी चुपचाप बैलगाड़ी में बैठी हुई थी।
अंततः बीरबल ने तय किया कि अब यह विवाद महिला के बयान से ही सुलझ सकता है। वही बताएगी कि उसका वास्तविक पति कौन है, व्यापारी या किसान। बीरबल ने रंगरूटों को आदेश दिया, जाओ, जाकर बैलगाड़ी से उस महिला को उतार कर लाओ। महिला को बैलगाड़ी से उतारकर उसे बीरबल के सम्मुख पेश किया गया। बीरबल ने उस महिला से पूछा, बताओ, इन दोनों मर्दों में से तुम्हारा पति कौन है? महिला ने बीरबल के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय दरबार में अकबर भी आ चुके थे। बादशाह अकबर को इस सारी घटना की जानकारी बीरबल ने दे दी। उसके बाद बादशाह के निर्देश पर बीरबल ने मामले की सुनवाई फिर शुरू की। बार बार कहने पर भी जब महिला ने उन दोनों में से किसी की भी अपने पति के रूप में पहचान नहीं की, तब बीरबल ने अचानक अपनी मेज से दवात उठा ली और उस महिला को देते हुए कहा, जाओ, इस दवात में पानी डालकर लाओ। महिला दवात लेकर गई और उसमें जरूरत के मुताबिक पानी डालकर ले आई। उस दवात की स्याही से बीरबल ने एक कागज पर लिखा, व्यापारी ही इस महिला का वास्तविक पति है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह महिला दवात में स्याही के अनुपात में पानी नहीं डाल पाती। व्यापारी के घर में खाता भी लिखने के लिए दवात कलम का उपयोग होता है, इसलिए यह दवात में स्याही के मुताबिक पानी मिलाना जानती है। किसान की पत्नी होती तो दवात को पानी से भरकर लाती। उसे स्याही बनाने की जरूरत या दवात की उपयोगिता का ज्ञान ही नहीं होता। इतना लिखकर बीरबल ने कागज अकबर की ओर बढ़ा दिया। अकबर ने कागज पर लिखी इबारत पढ़ी और उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करते हुए रंगरूटों से कहा, किसान को 10 कोड़े मारो, सारी सच्चाई निकलकर बाहर आ जाएगी। सड़ाक अभी 2 ही कोड़े पड़े थे कि किसान ने सच्चाई उगल दी। अकबर ने व्यापारी की पत्नी को फटकार लगाई और उसे अपने पति के साथ जाने को कह दिया और मनचले किसान को गिरफ्तार कर रंगरूटों ने कारागार में डाल दिया। एक बहेलिये को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ, यह किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहांपनाह बादशाह अकबर का दरबार है। सुनकर बादशाह अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपनाह, सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है। बादशाह अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा बादशाह अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा। मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दें? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है, और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृतांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, आपका तोता। बादशाह अकबर ने पूछा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपनाह। हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज, आपका तोता। बीरबल बोला। अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? बादशाह अकबर ने खींचते हुए कहा। बीरबल तपाक से बोला, हुजूर, मैंने मौत की खबर नहीं
दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, जिस तरह राम के जीवन संघर्षों को लेकर अमर आख्यान रामायण के रूप में लिखा गया, उसी तरह मेरे जीवन वृत्त पर आधारित अकबरायण लिखा जाना चाहिए। यह काम तुम्हें कराना होगा, चाहे जैसे करा। इस कार्य पर जो भी व्यय आएगा वह तुम्हारा राज्यकोष से प्राप्त हो जाएगा। बीरबल ने बहुत सोचने समझने के बाद अकबर से कहा, जहांपना, अकबरायन तो लिखवा लूंगा, लेकिन इस पर कितना खर्च आएगा यह अभी से बता पाना बहुत कठिन है। हाँ, फिलहाल मुझे 4 माह की सवैतनिक छुट्टी और अकबरायन के लिए 20,000 रुपये दिलवा दें। मैं आज से ही काम में जुट जाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 20,000 रुपये दिलवा दिए और उसकी 4 माह की संवैधानिक छुट्टी भी मंजूर कर ली। 20,000 रुपये लेकर बीरबल मस्ती में घर पहुंचा। कुछ रुपए पत्नी को घर की आवश्यकताओं के लिए दिए और स्वयं यात्रा की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, 4 माह की यात्रा पर निकल रहा हूं। अकबर के पूरे साम्राज्य की यात्रा करनी है। 4 माह में देखूं कितना कर पाता हूं। दूसरे दिन ही बीरबल अपने घोड़े से अकबर के साम्राज्य के विभिन्न नगरों और ग्रामों की यात्रा पर निकल गया। उसने जहां कहीं भी पेयजल का संकट देखा वहां उसने कुएं खुदवाए। अकबरायन के लिए मिले धन से उसका भुगतान किया और आगे बढ़ गया। इस तरह बीरबल ने 4 माह में शताधिक ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कर दी। 4 माह बीतने पर उसने राजधानी की राह पकड़ी और राजधानी पहुंचकर एक दफ्तरी से सादे कागजों की एक बहुत ही मोटी किताब तैयार कराई और उस मोटी किताब को घोड़े पर लादकर अकबर के पास पहुंच गया। वहां बैठकर उससे अकबरायन के बारे में पूछने लगा। अकबर की उत्सुकता देखकर बीरबल ने कहा, जहांपना, पुस्तक लेखन की प्रारंभिक तैयारियां हो चुकी हैं। बस कुछ जानकारियां चाहिए। जैसे राम की पत्नी सीता थी, आपकी 1 से अधिक बेगमें हैं। मुझे बताएं कि किस बेगम को आपकी पत्नी के रूप में चित्रित किया जाए। अकबर ने कहा, बड़ी बेगम को ही यह अधिकार मिलना चाहिए। तुम उनका ही नाम दिलवाओ। जैसी आज्ञा जहांपनाह, बीरबल ने कहा। फिर कुछ देर की मौन के बाद उसने अकबर से कहा, मुझे 4 माह की संवैधानिक छुट्टी और 20,000 रुपये और दिलवा दें। अकबर ने अविलंब बीरबल की छुट्टी मंजूर कर ली और उसे 20,000 रुपये दिलवा दिए। अकबर के कक्ष से निकलकर बीरबल उस सादे कागज की किताब के साथ बड़ी बेगम के महल में पहुंच गया। बीरबल के आने से अकबर की बड़ी बेगम प्रसन्न हुई और उसकी अच्छी खातिरदारी की। फिर उससे आने का सबब पूछा। बीरबल ने बड़ी बेगम से कहा, रामायण की तर्ज पर अकबरायण लिखा जा रहा है। राम के जीवन में पत्नी के रूप में केवल सीता ही थीं। जहांपनाह ने अपनी पत्नी के रूप में अकबरायण में आपका जिक्र करने की इजाजत दे दी है। मगर अब मेरे सामने यह एक बड़ी समस्या है कि सीता को राक्षसों का राजा रावण पंचकुटी से अपने विमान पर जबरन उड़ाकर ले आया था और उनको उसकी अशोक वाटिका में काफी दिनों तक रहना पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किसके कब्जे में और कहाँ रहता दिखाऊं। बीरबल की बात सुनकर बड़ी बेगम बहुत नाराज हुई। उन्होंने वह किताब उठाई और एक कनीज को देते हुए कहा, जा ले जा इस किताब को और आग में झोंक दे। फिर बीरबल की ओर मुखातिब होकर कहा, बादशाह पर महान बनने की सनक सवार हो गई है, मगर आप तो समझदार हैं, क्यों झूठी सच्ची बातें बनाकर कुछ लिखेंगे। बंद कीजिए यह लिखना विखना, मैं बादशाह को समझा लूंगी। बीरबल तो यही चाह रहा था, क्योंकि उसकी सादी किताब का वजूद नहीं था। बेगम के आदेश से वह सादी किताब खाक में तब्दील हो चुकी थी। बड़ी बेगम के पास से उठकर बीरबल फिर अकबर के पास मुंह लटकाए पहुंच गया और बड़ी बेगम द्वारा किताब जलवा देने का वाकया सुना दिया।
अकबर यह सुनकर थोड़ी देर तक हंसता रहा, फिर कहा, बीरबल, उस किताब के जल जाने से तो तुम्हारे काम में कोई अंतर नहीं आ सकता। तुम जिस तरह अकबरायण लिख रहे थे वह मुझे बहुत अच्छा लगा। कई गांवों से लोग आए और उनकी प्यास बुझाने की व्यवस्था कराने के लिए मुझे दुआएं देकर गए। लोग मुक्त कंठ से कह रहे थे, बादशाह हो तो अकबर जैसा। इससे अच्छा अकबरायण भला कौन लिख सकता है। जब तक चाहो घर पर रह लो और फिर अकबरायण के लिए कूच कर जाओ, और पैसों की जरूरत हो तो राजकोष से निकलवा लेना। बीरबल मुस्कुराते हुए 20,000 रुपए के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गया। एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बागों में सैर कर रहे थे। फले फूले बाग को देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल, देखो यह बैंगन कितनी सुंदर लग रहे हैं, इनकी सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगती है। बीरबल, मुझे बैंगन बहुत पसंद हैं। हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं। यह बैंगन है ही ऐसी सब्जी जो न सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। और देखिए महाराज, भगवान ने भी इसीलिए इसके सिर पर ताज बनाया है। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ हफ्तों बाद बादशाह अकबर और बीरबल उसी बाग में घूम रहे थे। बादशाह अकबर को कुछ याद आया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल देखो यह बैंगन कितना भद्दा और बदसूरत है और यह खाने में भी बहुत बेस्वाद है। हाँ हुजूर, आप सही कह रहे हैं, बीरबल बोला। इसीलिए इसका नाम बेगुण है, बीरबल ने चतुराई से नाम को बदलते हुए कहा। यह सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है बीरबल? मैं जो भी बात कहता हूं तुम उसे ही ठीक बताते हो। बैंगन के बारे में तुम्हारी दोनों ही बातें सच कैसे हो सकती हैं, क्या तुम मुझे समझाओगे? बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
हुजूर, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। बादशाह अकबर यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल की तरफ पीठ करके मुस्कुराने लगे।